तो देखो कुछ मूर्ख भग गए, बताओ। जिन जैसे डिस्कशन का पता चला, डिस्कशन चल रहा है। मतलब यार पढ़ के तुम लोग क्या करोगे अगर भाई डिस्कशन नहीं कर पाओगे तो। देखिए क्या है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय एफ इक्वल टू दिस। एफ इक्वल टू है 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टाइम्स टी। F is Newton, T is in second. The force on the bullet becomes zero soon as it leaves the barrel. ठीक है. What is the average impulse imparted to the bullet? Average impulse अपन से पूछ रहा है, ठीक है ना. Impulse वैसे होता क्या है, force into time होता है, ठीक ना. तो एवरेज इम्पल्स जैसे एवरेज वेलोसिटी अगर आप अपन से बोला जाए तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हो बताओ. मतलब आप कहीं ना कहीं फोर्स इंटू टाइम एफ डी टी, अब बताओ यही इम्पल्स होता है ना, एफ डी टी इम्पल्स होगा, है ना. इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इसी का एवरेज. तो आप सबसे पहले तो इम्पल्स निकाल लो, है ना. और एवरेज इम्पल्स, एक मिनट रुको, थोड़ा और सोचने दो कैसे निकालना चाहिए. बोला गया कि इम्पल्स है एफ डी टी. एफ डी टी करूँ मैं, सबसे पहले इम्पल्स निकालूं और इम्पल्स में फिर से टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को. इम्पल्स इंटू डी इम्पल्स टी जो भी आएगा वो टी पे डिपेंड करेगा ना. करेगा करेगा बेटा, सर तो यहाँ एकदम पे करेगा. टी क्या लेंगे? हाँ रुक जाओ रुक जाओ. हाँ. देखो एक्चुअली में कोई एवरेज अगर निकालना है तो मेरे को इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. मतलब आई डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन, यही एवरेज इम्पल्स होगा, ठीक है. सर लेकिन हाँ बोलो. सर इसमें यहाँ पे लिखा है कि द फोर्स ऑन बुलेट बिकम जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल. तो हम करेक्ट करेक्ट करेक्ट, टाइम निकाल लेते हैं. हाँ, फोर्स को जीरो इक्वेट करके टाइम निकल जाएगा और फिर करेक्ट, इम्पल्स में वो टाइम डाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ वही करेंगे. पहले तो अपन लोग देख रहे थे कि एवरेज इम्पल्स क्या क्वांटिटी डिफाइन कैसे करेंगे. वो देखो इस तरीके से डिफाइन होगा. इम्पल्स तो अपना क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है ना. तो फोर्स इंटू टाइम मतलब एफ डी टी अगर मैं कह दूं तो यही मेरा इम्पल्स बनेगा. तो इसमें जरा देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी टाइम्स डी टी करो पहले तो, और इसे 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना. तो जब इंटीग्रेट अपन लोग करेंगे तो आ जाएगा 600t माइनस 10⁵ टी स्क्वायर, ठीक है. यही इंटीग्रेशन आएगा सिर्फ, करेक्ट है. हाँ. और देन बस इसके बाद क्या करना है, कितने टाइम में फोर्स जीरो हो रहा है इसको निकाल लो. टाइम इन विच फोर्स बिकम्स जीरो, ठीक है ना. तो ये आ जाएगा t की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ कितना बनेगा बेटा, 300 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा सेकेंड, ठीक है. चलो ये टाइम अपन के पास आ गया. अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, जरा इसमें रख लेते हैं एवरेज इम्पल्स निकालने के लिए. एवरेज इम्पल्स हो जाएगा आपका 600t माइनस 10⁵ टी स्क्वायर डी टी, और इसी को ही इंटीग्रेट करो आप 0 से लेके जो ये टाइम है t, अभी इंटीग्रेट करने के बाद टाइम पुट कर दूंगा मैं. और यहाँ पे जरा देखो इंटीग्रेशन आप dt आप जब करोगे 0 से t तो वो नीचे टाइम नहीं आएगा. तो ये बन गया 300t स्क्वायर, और ये बन गया आपका 10⁵ टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना. और होल डिवाइडेड बाई टी ही रखना आपको कहीं ना कहीं. तो देखो एक टी को मैं अभी कैंसिल भी करा दे रहा हूँ, तो टी स्क्वायर इधर आ जाएगा आपके पास 300t माइनस 10⁵ बाई 3 इंटू टी स्क्वायर. अभी क्या करना है, इसी वैल्यू को बेटा पुट करो और आंसर निकाल लो, है ना. थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, बड़ा हो गया है, बट ठीक है. Yes, sir. इसको पुट करो और आंसर निकालो क्या है. सर वो एवरेज इम्पल्स इक्वल्स वो जो आपने लिखा है वो मतलब हाँ याद बेटा, करना है.
देखो क्या होता है ना बेटा, जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, उसकी जब एवरेजिंग करनी होती है, ठीक, तो वो क्या करते हैं अपन लोग, जैसे देखो तुम, मैं एकदम बेसिक से थोड़ा समझाऊंगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते थे आप, तो आप यही लिखते थे ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम। टाइम। हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या वी डी टी होता है बताओ, हाँ इंटीग्रेशन इसका, डिवाइडेड बाय क्या, तो वही टाइम, dt का इंटीग्रेशन। देखिए जनरल फॉर्मूला टाइप का हो गया, जिस भी फंक्शन का एवरेज करना है आप यहाँ रखो, उसमें dt से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो, और डिवाइडेड बाय और dt कर दो। ये एक तरीके से जनरल फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना, किसी फंक्शन के यस। एवरेजिंग का, ठीक है। हाँ तो नोट कर लो। हाँ हो गया सर। अच्छा, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद मैंने सॉल्व भी कराया था क्या किसी को, नहीं नहीं, ये नहीं था, लिफ्ट समथिंग डिफरेंट था वो। चलिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड बाउल सरफेस इज म्यू एंड द डायमीटर ऑफ बाउल इज आर, मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्राउल इन द बाउल इज। जैसे देखो कुछ हेमिस्फेरिकल है ये, ऐसा करके, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, वो जो इंसेक्ट होगा ऊपर इस तरीके से चढ़ रहा होगा क्राउल करके, तो वो कहाँ पे क्राउल करके पहुंच सकता है, किस हाइट तक, अपन को ये हाइट पूछा है, ये वाला हाइट पूछा है, ठीक है। तो जरा देखो, मैं ये कहूंगा बेटा कि जहां तक वो मैक्सिमम पहुंच सकता है वहां पे हो क्या रहा होगा, इधर mg का कंपोनेंट आ रहा होगा। जैसे अगर मैं ये थीटा कह दूं ना, तो 90 माइनस थीटा मिलेगा, ये बनेगा फिर से थीटा, और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बात समझ आई। mg फोर्स जो होगा वो इस तरफ होगा, और mg का, है ना, अगर देखो तो इस तरफ थीटा बन जाएगा, आप कहोगे इधर mg का साइन थीटा आएगा, आएगा ना बेटा, और इस तरफ क्या हाँ आएगा, सर। mg का कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, जरा देखो नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं बनाऊंगा इस इंसेक्ट के ऊपर, तो वो कहीं न कहीं टूवर्ड्स सेंटर होगा, ऐसे होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो हाँ फ्रिक्शन की बात अगर मैं करूंगा तो मैं कहूंगा mg साइन थीटा इधर है, तो फ्रिक्शन पीछे की साइड आएगा, और ये वैल्यू होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। जैसे ही ये दोनों इक्वेट होंगे, जैसे ही ये दोनों इक्वेट होंगे, ठीक है, अपना मतलब वो इंसेक्ट जो होगा अब स्लाइड करना चालू कर जाएगा, मतलब फिसलना चालू कर जाएगा, है ना। अब वो हाँ ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, तो अपन लोग बोलेंगे mg साइन थीटा की वैल्यू जो होगी, ये म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट मीन्स म्यू टाइम्स mg cos थीटा के इक्वल होगी। समझो, ये कुछ नहीं ना, वो मतलब वही है, एंगल ऑफ रिपोज है ये, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हाँ क्या आती थी, म्यू आती थी। तो tan थीटा यहाँ से म्यू आ गया। अभी जरा देखो, जब मेरे को h निकालना होगा ये, तो मैं कहूंगा इसका मतलब रेडियस में से, है ना भाई, टोटल जो रेडियस है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, r में से r cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दूं, h की वैल्यू आएगी r माइनस r cos थीटा। तो चलिए, r तो ठीक, cos थीटा अपन लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि tan थीटा पता है आपको, तो ये थीटा सो हुआ, ये हो गया अभी, हाँ बोलो। आप आपको मतलब जब आप लिखते हैं कि ये वाला हाइट आर कॉस थीटा होता है, मतलब आपको ये याद रहता है ना? आप एक बार ये, बता सकते हो कैसे? अरे बेटा, आपको भी याद है, देखो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन हर समय सुनाता हूँ, बताता हूँ। जिसके पास थीटा होएगा वो कंपोनेंट कॉस थीटा होएगा, ओ जिसके अच्छा। पास थीटा नहीं होएगा वो साइन थीटा होएगा, ठीक है। ओ हाँ हाँ बहुत हाँ, सिंपल, बेसिक स्टफ। हाँ ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो हाँ कॉस थीटा अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, तो कॉस थीटा दिखेगा 1/√1 + म्यू स्क्वायर। अपना आंसर आ गया r 1 - √1 + म्यू स्क्वायर। अब आंसर आप टैली करा सकते हो कौन सा होगा, ठीक है, ओ ओके। सो एक मिनट, हाँ ये लिखना है। ठीक है।
सो आप 12th हाँ वाला सर। भी एक बार बोलोगे? कौन सा बेटा? 12th वाला? हाँ, मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा था। चलो मैं देख लेता हूँ। क्या ये नोट हो गया बेटा? हाँ सर, नोट हो गया। और 12th वाले में देखो, देखो क्या लिखा है। अ रॉकेट, अ 600 kg rocket is set for vertical firing. If the exhaust speed is 100 meter per second, the mass of gas ejected per second to supply the thrust needed overcome the weight of rocket. आपको क्वेश्चन मैंने बताया था इसमें कि दरअसल देखो, इसका जो थ्रस्ट फोर्स होता है उसको लिखते हैं अपन लोग v dm डिवाइडेड बाय dt से। ऐसा लिखते हैं ना अपन लोग थ्रस्ट फोर्स। हाँ। और इसका वेट जो होगा mg ही है, ठीक है ना। वेट जो होगा mg मींस 600 इंटू जी, ठीक है। इसी को ओवरकम करना है लिफ्ट ऑफ करने के लिए, तो थ्रस्ट फोर्स अपन लोग इक्वल कर देंगे किसके? वेट के। थ्रस्ट की वैल्यू v dm डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू वेट 600 g कर दो। अब जरा देखो तुमको चाहिए क्या इसमें? dm बाय dt चाहिए, है ना। v गिवन है आपको, एग्जॉस्ट स्पीड तो इसमें 1000। हाँ ये MA भी नहीं आएगा क्या? मतलब नहीं, W जस्ट प्लस। देखो, अरे सुनो तो सुनो, इसमें कह रहा है कि जस्ट लिफ्ट ऑफ करवा दो। क्या एक्सेलरेशन होगा वो आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है, लिफ्ट ऑफ करवाना है, जस्ट ग्राउंड से ऊपर उठाना है बस, सिंपली। सर ठीक है, मतलब जब ऐसा आएगा कि जस्ट लिफ्ट अप ऐसा हुआ तो हमें मतलब एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं हो। नहीं है, बस नॉर्मल रिएक्शन को क्या करवाना होगा? जीरो करवाना होगा, सिंपल सी बात समझो। ठीक है, ओके, हाँ समझा। तो 6 kg पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। हाँ सर, 25। 25। in for the arrangement shown the tension in the string is given by। अब अपन को ये पहले इसमें देखना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि क्या अपना ब्लॉक जो है मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखिए, जरा देखो, ये 4 kg का है और इस तरफ है आपका 10 kg है ना बेटा? हाँ, ये, हाँ 10 10 kg है। kg। तो एंगल है 37 डिग्री का। आप कहोगे 10g साइन 37 आएगा ये। हाँ। 10g साइन 37 दैट मींस 160 न्यूटन आ गया। ठीक है, और जरा देखो इस तरफ 40 न्यूटन आएगा ना। ठीक है, हाँ। अरे भाई 40 न्यूटन ये वाला इसका पुलिंग फोर्स। हाँ। इसका एफ मैक्स निकाल दो जरा, है ना। इसके जो बीच में होगा एफ मैक्स, अपन लोग बोलेंगे एफ मैक्स की वैल्यू आएगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.7 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपन को पता है ये म्यू एम जी कॉस, मतलब एम जी कॉस थीटा होगा, 10g cos 37 होगा। ये वैल्यू 80 आती है ना। 80 इंटू 0.7 तो कितना होगा ये? 56 न्यूटन। 56। ठीक है, अच्छा अभी जरा देखो, इधर 20 न्यूटन ऐसे लग रहा था कि ज्यादा है, क्योंकि 40 न्यूटन इस साइड है, 60 न्यूटन इधर है। अभी अपन को लग ये रहा था कि इस तरफ 20 न्यूटन ज्यादा है, करेक्ट। ठीक, तो अगर ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा मैं कहूंगा फ्रिक्शन चालक फोर्स है, वो आएगा। और कितना आएगा? सिर्फ 20 न्यूटन का, करेक्ट है। ये कैसा रह जाएगा फिर रेस्ट में? समझ आ गया? सर आप एक बार वापस बताओ ना। एफ मैक्स 56 है ना? अरे तो रिक्वायर्ड है एफ मैक्स, नहीं ना? सर नीचे 60 लग रहा ना। हाँ 60। अरे तो ठीक बात है। अब जरा देखो, ये ऑटोमेटिकली लगेगा ही लगेगा ना, ये ऑटोमेटिकली लग ही जाएगा, ये तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ। समझे? तो इधर है 60, अब ये ऑटोमेटिक 40 का लग गया। अब रिक्वायर्ड सिर्फ फ्रिक्शन को कितना है? सिर्फ 20 न्यूटन, इसको रोकने के लिए। अपन लोग कहेंगे ठीक है 20 न्यूटन लगा और रुक गया ये। और जैसे ही अपन लोग बोलेंगे 20 न्यूटन लगा और रुक गया,
रुक गया मीन्स ये अब रेस्ट में, और ये रेस्ट में दैट मीन्स टेंशन 40 न्यूटन। सर आंसर 116 न्यूटन है। 116 न्यूटन है। यस सर, मैंने भी 40 न्यूटन ही लगाया था, आंसर 116 दिया है। नहीं नहीं, वो रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है, रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है। आपका आंसर यही है 40 न्यूटन। ठीक है सर आपको 40 कैसे आया? मतलब फ्रिक्शन को आपने काउंट किया कि सिर्फ फ्रिक्शन वेट mg को लिया? नहीं, देखो मैंने सिर्फ ये देखा कि ये ब्लॉक पहले रेस्ट में है या नहीं है। जैसे मेरे को ये पता चला कि ये रेस्ट में है, तो मैं कहूंगा जब रेस्ट में आ गया तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ इक्विलिब्रियम है, दैट मींस टेंशन कितना रहेगा 40 न्यूटन। अच्छा, और अगर रेस्ट पे नहीं होता तो हम क्या करते? वही या तो अगर नीचे आ रहा होता तो 40 माइनस टी इक्वल टू एम ए लिखते, या ऊपर जा रहा अच्छा, होता 40 माइनस 40, मतलब वो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते। हाँ, ठीक है, और एक्सेलरेशन हम वो ब्लॉक से फ्रिक्शन और वो हाँ कंपोनेंट निकाल के। यहाँ से पता कर लेते हैं, हाँ करेक्ट। ओके, ठीक है सर। सर आप 26 कर सकते हैं। हाँ तो एफ मैक्स 56 है ना, हाँ तो और नीचे 60 लग रहा है, करेक्ट। तो मतलब जो फोर्स अप्लाइड है, मतलब फ्रिक्शन उसको नहीं कर सकता ना ओवरकम। नो, बट यू हैव टू डू 60 माइनस 40। एक्चुअली में अच्छा, देखो ना, ओ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, समझ गया सर। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है ठीक ठीक। है। सर आप 26 कर सकते हैं। देखो 26 तो इसमें अगर क्या है, मूव कर रहा होता तो हमारा टेंशन क्या आता? तो आता ना न्यूटन सेकेंड लॉ से अपन को पता करना पड़ता है, mg माइनस टी इक्वल टू एम ए से। ठीक है, ओके, तो आप ऐसा बता सकते हो क्या एग्जांपल? अरे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इस मास की वैल्यू तुम रख लो 10 kg, तुम्हारे पास आ जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, सर क्या आवाज नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूँ इस मास की वैल्यू ना तुम 10 kg ले लो, अभी ये मूव करने लगेगा इधर एक एक्सेलरेशन के साथ और नीचे भी, मतलब ये जाएगा एक एक्सेलरेशन के साथ, देन इस पे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है। 26 if a ladder is not balanced against a smooth vertical wall then it can be made in balance by, है ना, क्या कह रहा है कि अगर एक लैडर है ना, और ये लैडर स्मूथ वर्टिकल वॉल पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो कैसे ये बैलेंस होगा। मतलब जैसे ऐसा सोचो कि लैडर ऐसा है, अगर ये स्मूथ हो गया, इसका मतलब उन लोग बोलेंगे यहाँ तो रफ होगा ये, ठीक है, रफ होगा, और बेसिकली जो भी फ्रिक्शन कुछ इस तरफ लग रहा होगा वो इसको रोक नहीं पा रहा होगा, बैलेंस नहीं कर पा रहा होगा। क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहा होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन शायद थोड़ा कम होगा, करेक्ट ना। हाँ, करेक्ट बात है, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा कम होगा जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू कम आ रही होगी और ये रोक नहीं पा रहा होगा। अपन लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर इंक्लिनेशन एंगल को इंक्रीज कर दें, है ना, ये इंक्लिनेशन एंगल को अगर इंक्रीज कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा ना फिर। क्यों? अरे अच्छा, ये बात थोड़ा क्लियर तुमको नहीं हो रही है, ये तो मतलब थोड़ा सोच सकते हो वैसे, है ना, अदरवाइज मेरे को थोड़ी लंबी कहानी इसमें सोचनी कहनी पड़ जाएगी। कर सकता हूँ मैं, सर लेकिन आप नॉर्मल रोटेशन की रिएक्शन तरफ का ही बताओ ना, मतलब नॉर्मल क्योंकि ज्यादा वेट होगा पर वेट। वे नहीं नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा टॉर्क का आइडिया है, बहुत मतलब बेसिक। टॉर्क क्या होता है, R/F होता है। हाँ, ठीक है, अभी बेसिकली क्या होगा ना, दरअसल अगर मैं कहूँ mg ये है, ठीक है ना, mg क्या होगा, ये होगा mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन ये थोड़ा सा मतलब ये कुछ ऐसे बनेंगे कि इनके टॉर्क बैलेंस हो रहे होंगे। अगर मैं किसी पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो इस नॉर्मल रिएक्शन का जितना टॉर्क होगा उतना ही mg का टॉर्क होगा, ठीक ना।
लेकिन जैसे ही मैं एंगल को इंक्रीज करवाऊंगा, मतलब ये थीटा को इंक्रीज करवाऊंगा, ऐसे जब मैं करवाऊंगा ऐसा, ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बढ़ जाएगा, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और मतलब फिर फ्रिक्शन की वैल्यू मैं कहूँगा इंक्रीज कर जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगी ये रुक जाएगा। आप वैसे आपने मतलब आप समझो इसको थोड़ा सा, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज भी, तो आप अगर लेडर को कभी बैलेंस कराते हो, अगर मान लो थोड़ा सा एंगल ज्यादा है और ये स्लिप कर रहा होता, तो करते क्या हो, थोड़ा सा और ऊपर उठा देते हो ना इसको, सो दैट ये स्लिप हाँ। ना करे, यही होता है ना। वो करते क्यों हो, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। हम्म। तो इसमें ओके। अगर आपको चूज करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो इंटरचेंजिंग, मतलब इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ओके सर, और फिर 37 मुझे आ गया, पर पूछना था कि ये हमको कल के कॉन्सेप्ट से करना था ना, मतलब हमने टेस्ट के पहले ये नहीं 37 किया था। 37 कुछ क्या है, a plate of mass m is placed on horizontal frictionless surface and the body of mass m is placed on this plate. The coefficient of friction between the body and plate is mu. If a force 3 mu mg is applied on the body along the horizontal, the acceleration of plate, नहीं ये तो आप मतलब उससे पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ये तो सर सिंपल ये तो क्वेश्चन 2 ब्लॉक का है ना, है। हाँ 2 ब्लॉक हाँ सिस्टम। हाँ सही है, सही सही बात है। क्योंकि हाँ सर टू मुझे ब्लॉक पहले सिस्टम नहीं हो आ रहा है, रहा था, फिर कल के करेक्ट। क्लास के बाद मैंने ट्राई किया, आ गया। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ठीक और बात है। सर जो एक्सप्लोजन के सम्स है वो अभी नहीं करना है ना? आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा, वैसे अभी तो मैं कहूँगा ना करो, मतलब अगर आपने कर लिया है, हाँ आपको सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सर और किसी को कंफ्यूजन है पूछ भी सकता है वो, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि मैं इसको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके सर। हम्म, सर 36 बता दीजिए। 33 भी बताओ ना। कौन सा 33। 33? तो इसमें कह रहा है कि a block is kept on inclined surface just begin to slide if the inclination is 30 degree. The block is replaced by another block B and it is found that it just begin to slide if inclination is 40 degree. तो अपन लोग क्या इसमें बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि मास किसका ज्यादा होता है, मास किसका कम होता है। अच्छा ये बताओ, ये स्लाइडिंग के लिए बेटा मास की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्लाइड होगा कि नहीं, ये मास पे डिपेंड करता है कि नहीं, बताओ। नहीं पता। नहीं करता, ये मास से कोई मतलब ही नहीं होता है इसमें, मास चाहे कम हो और चाहे ज्यादा हो, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो फिर तो मास चाहे कम हो ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्थ आंसर आपका। सो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो क्या स्लाइडिंग होगी, मतलब नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, दरअसल मास पे तो डिपेंडेंसी होती ही नहीं है, ठीक है। ये स्लाइडिंग होना और नहीं होना किन बातों पे डिपेंड करता है, तो वो तो आपके फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट पे, और दूसरा डिपेंड आपको किस पे करेगा, एंगल ऑफ रिपोज जिसको अपन लोग बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, ठीक ना। मास से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, तो नहीं होगा, तो फिर अपना आंसर फोर्थ होगा, ऑल द थ्री आर पॉसिबल, ठीक है। हाँ सर, सर यहाँ पे मास का नहीं पूछते और बोलते कि स्लाइडिंग का, तो मतलब वो जब उनका एंगल तो ऑफ बेटा सुनो सुनो, म्यू कंपेयर करवाते, वो इसमें म्यू कंपेयर करवाते, ठीक है, तो अपन लोग कुछ बता सकते थे, क्योंकि दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपन को पता है। तो जैसे म्यू अपन लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इक्वल टू म्यू आता था, ठीक है। तो जैसे ए के लिए अपन लोग थीटा ए लिख देते और tan थीटा बी लिख देते अपन लोग, जब आपको म्यू बी निकालना होता। तो जरा देखो, म्यू ए कम है और म्यू बी ज्यादा है, तो अपन लोग ये बोलते कि म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए, ऐसा अपन लोगों को क्वेश्चन एक बनाया जा सकता था, पूछा जा सकता था, ठीक।
ठीक है? हाँ समझा सर। हाँ, सर 32 भी। कौन सा? 32। 32. A spherical ball of mass 1/2 kg is held on a top of inclined rough plane, making angle 30 degree with the horizontal coefficient of limiting friction is 0.5. If the ball just slide down the plane without rolling its acceleration down the plane, मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, यही वाला, ठीक है? mg sin थीटा इस तरफ होता है और इधर क्या होगा, म्यू mg cos थीटा होता है। ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना आएगा, तो अपन लोग बोलेंगे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m कर दो, m से m कैंसिल हो गया, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ठीक, वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा? सर 36. 36. A block of mass 15 kg is placed on long trolley. The coefficient of friction between the block and trolley is 0.18. The trolley accelerates from rest with acceleration 0.5 meter per second square for 20 seconds. Then what is the value of friction? ठीक है, देखो इसमें क्या है ना बेटा, ये दरअसल टाइम देके आपको जबरदस्ती का कंफ्यूज करवा दिया है, ठीक है ना? तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि ट्रॉली जब एक्सेलरेट हो जाएगी, है ना, इसमें कोई एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इस पे आपने ब्लॉक रखा है, इस पे स्यूडो फोर्स जो लगेगा FPS, इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन आएगी, और दरअसल ट्रॉली पे रखा है, ट्रॉली आगे जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे आएगा, है ना, इस ब्लॉक पे, जिसकी वैल्यू होगी म्यू टाइम्स mg। ठीक है, तो अब जैसे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा अगर, ठीक है, तो मतलब फ्रिक्शन क्या है, आपको बस ये बताना है ये फ्रिक्शन है कितना, बल्कि म्यू mg भी नहीं बताना आपको, फ्रिक्शन कितना होगा। हम लोग कहेंगे पता नहीं है वो लिमिटिंग हुआ कि नहीं हुआ, लिमिटिंग होगा तो म्यू mg लिखेंगे, लिमिटिंग नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। तो अब इसमें जरा देखो, फोर्स इक्वल टू ma ही आप लिख सकते हो, मतलब फोर्स की वैल्यू होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू FPS के इक्वल होगी, जिसे ma अपन लोग लिख सकते हैं, और m की वैल्यू मास क्या गिवन था, मास की वैल्यू 15 और एक्सेलरेशन है 0.5, तो आपका आंसर है 7.5 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट। सर मुझे ये क्वेश्चन आया क्योंकि बुकलेट में था और फिर याद आया, पर मुझे पूछना था कि ये FPS को कब यूज करते हैं और ये 2 ब्लॉक सिस्टम क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, ये ट्रॉली वाला है, ट्रॉली में 2 ब्लॉक सिस्टम नहीं है, ये तो ग्राउंड पे ट्रॉली चल रही है, ठीक है, ऐसा ये 2 ब्लॉक सिस्टम ओके है ना। उसमें तो अपन लोग ग्राउंड पे रखते हैं, फिर इसको भी, इसमें भी स्लाइडिंग और इसमें भी स्लाइडिंग, कुछ इस टाइप का होता है ना वो तो। ओके, ठीक हाँ है, हाँ। तो सर अब यहाँ FPS पे कब FPS डालते हैं? इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि अपन लोग एक ऑब्जर्वर बिठा लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं, उससे पूछते हैं कि इस पे क्या सूडो फोर्स है, और जो भी सूडो फोर्स लग रहा होगा ऑब्जर्वर देखेगा, कहेगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगी, तभी साथ साथ चलेगा, सिंपल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि रेस्टी है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। हाँ, ऑन ट्रॉली। ओके हाँ, तो सिर्फ इसको ले जाने वाला कौन सा एक ही फोर्स हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हाँ, इसको लेके चलेगा। ठीक है, तो ये फोर्स एक्चुअली में स्यूडो फोर्स के इक्वल होगा। ओके, गॉट इट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी कंप्लीट हो गया क्या आप लोगों का? हो गया, मेरे और डाउट्स नहीं है सर। ठीक है, चलिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है। सर एक बार 28 बताओ ना। अरे बेटा, मैंने बंद कर दिया अभी, रुक जाओ। सर मेरा आ गया था वैसे आंसर, मैंने क्लिक नहीं किया था, वो अटेम्प्ट नहीं किया था क्वेश्चन, अच्छा, बस पूछ ही रही थी। अब रुको, 28 ना, हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ना, तो गिवन है आपको m1 m2 m3 की वैल्यू, है ना,
नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दो, यही नेट आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स कैसे, थोड़ा सा फटाफट अपन लोग करें। अरे ऐसा, m1 क्या है 6, तो 6g ये हुआ। फ्रिक्शन यहाँ पे अपोज करेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे अपोज करेगा, है ना। m2 कौन है और m3 कौन है, थोड़ा आपको आप लोगों को दिख रहा है क्या, ये शायद m2 है ना, एंड ये m3 है। तो m2 है 4 और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है 4.4, तो ये 16 न्यूटन आ जाएगा ना। बताओ बेटा फ्रिक्शन, हाँ सर। और इसमें का फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, ये 8 है, 8 और 32 हो गया। तो जरा देखो नेट पुलिंग फोर्स मैं कहूंगा 60 माइनस 16 माइनस 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास। 6 है, ये 4 है, 10 18 आ गया, यही हुआ एक्सेलरेशन। ठीक है सर, मैंने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। अरे आसान क्वेश्चन, चलिए हाँ ठीक सर, है, पता नहीं क्यों छोड़ ही दिया था। चलिए ठीक है। अच्छा अभी मैं बंद करूँ ना इसको, अब तो नहीं किसी को पूछना है, एक बार फिर से बोल दो भाई। अच्छा नो चलिए सर। ठीक, ठीक बात है। तो और क्या बुकलेट से आपको क्वेश्चन पूछने हैं क्या, क्योंकि पूछने हैं तो ठीक, नहीं तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं मैं। बताओ भाई। नहीं है सर। नहीं है मतलब सर। श्योर मतलब ना। यस सर। चलिए ठीक है, तो अपन लोग अभी कौन सा न्यू टॉपिक रहेगा, सो वर्क वर्क पावर पावर एनर्जी। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल दिया, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो जरा देखिए वर्क किसको डिफाइन करते हैं। देखिए क्या होता है कि मतलब वर्क एक्चुअली में जो अपन लोग डेली लाइफ में जो वर्क के लिए वर्ड यूज करते हैं, वो वर्क फिजिक्स में एग्जैक्टली वही नहीं है, वो समथिंग डिफरेंट है ना। बात क्लियर है ना, जैसे जो अपन लोग डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं वर्ड वर्क, वो एग्जैक्टली वही नहीं होता है। जैसे अपन अपन मान लो कि कोई एक बकेट है, बकेट में कुछ वाटर है और बकेट को अपन लोग ऊपर उठा रहे होंगे, ठीक है ना। या आप मान लो इसको हॉरिजेंटली अपन लोग ट्रेवल करा रहे हो, हॉरिजेंटली लेके थोड़ा चल रहे हो, तो अपन लोग किसी भी मतलब हर ये तो अपन लोग दोनों ही केस में कहेंगे कि हम लोग तो वर्क कर रहे हैं, ऐसा बोलोगे ना आप। मतलब अगर आप बकेट को हॉरिजेंटली लेके मूव कर रहे हो तब भी, और अगर आप उसको वर्टिकली ऊपर उठा रहे हो तब भी, इन दोनों ही केस में आप तो कहोगे कि मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दोनों वर्क है, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसमें आप हॉरिजेंटली लेके बकेट को चल रहे हो उसमें वर्क नहीं होता है, और जिसमें आप वर्टिकली उसको ऊपर उठा रहे होते हो वर्क उसी में है। ये बात समझ आई कि नहीं, बताओ। यस सर। समझा सर। तो बेसिकली वर्क जो होता है ये समथिंग डिफरेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफाइन कैसे होता है, ठीक है ना। तो डिफाइन होता है वर्क इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force।
ठीक है, मतलब ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अभी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ अपन लोगों ने बात नहीं करी, एक जनरल सा परसेप्शन मतलब जो अपन के दिमाग में क्रिएट होना चाहिए क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये होता है वर्क। ठीक है, अब कैसे डिफाइन होता है इसको देखिए। डिफाइन ये होता है कि अगर मान लीजिए अपन के पास ये कोई बॉडी है और इस पे आपने फोर्स F लगाया, इस बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट S हुआ है तो वर्क डन डिफाइन होगा F इंटू एस। ठीक, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है समथिंग डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब क्या, अगर मान लीजिए ये बॉडी हुई, आपने फोर्स लगाया, लेकिन जो बॉडी है अब कुछ डिफरेंट रीजन की वजह से ये कुछ इस तरफ डिस्प्लेस हो गई। ठीक है ना, आप पता नहीं, कुछ हो सकता है कोई और भी फोर्स लग रहा हो, लेकिन अपन को इसी फोर्स का वर्क डन देखना है कि भाई इसका क्या वर्क डन होगा। तो अपन लोग कहेंगे कि अब आप क्या करिए, फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखिए, दैट मीन्स ये देखिए आप। ठीक है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप कहोगे एस कॉस थीटा होगा, तो ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा, ये हुआ वर्क डन। करेक्ट है। तो अगर अपन लोग कहें वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हुए अपन लोग बोल सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होगा आपका वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। करेक्ट है क्या? यस सर, नोट यस करिए सर, इसको, नोट सर करिए। कर लिया। हो गया सर। ठीक है, तो जरा देखो, अब अगर मैंने मैथमेटिक्स की हेल्प ले ली तो जरा देखता हूँ कि इसको और भी कैसे लिखा जा सकता है ना। तो सपोज अपन के पास बॉडी ये, ठीक, मैंने कहा फोर्स ऐसे लगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ सपोज इस तरफ एस का, ठीक है, या मैं उल्टा बना देता हूँ थोड़ा, है ना, ऐसा। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, और एंगल अगर इनके बीच का थीटा है तो मैं कहूंगा वर्क डन बाई फोर्स जो होगा, फोर्स का आप कंपोनेंट ले लो इस तरफ, एफ कॉस थीटा हो गया, है ना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये वर्क डन आपका हो सकता है। या फिर जो ये दूसरा तरीका मैंने बताया ही आपको कि कैसे, तो इसके लिए भी डायग्राम फिर से एक बार बना देता हूँ। देखो क्या करना है आपको, फोर्स हुआ ये, और डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ एस का है, ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस का है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का आप कंपोनेंट देख लीजिए किस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन में, यह आ जाएगा आपका एस कॉस थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू एफ कॉस, बल्कि एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो देखिए जो भी इसमें टेक्निक अपन को कंफर्टेबल दिखेगी, चाहे आइदर ये वाली या फिर ये वाली, जो कंफर्टेबल मेरे को क्वेश्चन में दिखेगी मैं उसी का यूज कर लूंगा। करेक्ट है ना? यस सर। हाँ, क्या नोट हो गया बेटा? यस सर, ठीक है, अब इसमें जरा देखो, जो अपना वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को जरा लिख लेते हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे जीरो। जैसे देखिए, इफ एंगल हो आपका 0 टू लेके बल्कि 90 डिग्री से छोटा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ठीक है,
तो इसमें वर्क डन कैसा होगा, फोर्स का ये आएगा पॉजिटिव, करेक्ट है ना। अक्यूट एंगल अगर होगा, जरा देखो इसमें एंगल आपने छोटा रखा, अक्यूट रखा अगर, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री है सपोज, तो अपन लोग कहेंगे वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, 0। जैसे इसके एग्जांपल अगर आप सोचो, सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसे ही होता था ना, टेंशन इस तरफ होता था, वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता था, अपन लोग बोलते थे वर्क डन बाय टेंशन 0। मतलब ऐसे भी सोच सकते हो कि पेंडुलम है, इसमें टेंशन का वर्क डन क्या होता है, तो अपन लोग कहते हैं पेंडुलम तो ऐसे ही मूव करता है, तो इसमें वर्क डन बाय टेंशन क्या रहता है, 0 ही रहता है, करेक्ट है। या यस अगर मैं एक केस ले लूं जिसमें कि मतलब ब्लॉक ये है ग्राउंड पे और फोर्स आपने लगाया, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या है, तो आप कहोगे ये 0 होगा, ठीक ना। वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव, ये कहाँ पे होता है, तो बेटा होता है ये थीटा अगर आपका बिटवीन 90 टू 180 डिग्री हो जाए कहीं पे, तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सिचुएशन ऐसी समझी जाए, कोई ब्लॉक है जो कि इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है बट फोर्स इधर लगा है सपोज, ठीक है ना, तो अपन लोग बोलेंगे कि अगर डिस्प्लेस हुआ है ब्लॉक तो वर्क डन बाय फोर्स कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। यस सर। हो गया सर। अच्छा नोट कर लिया, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल पहले देखते चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपन के पास एक कोई बाउल है, ठीक है, ऐसा, इसमें एक ब्लॉक है कोई, इसमें हॉरिजेंटल फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, और ये फोर्स कांस्टेंट है इन डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मतलब या ना तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी और ना ही इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, ठीक। ये ब्लॉक चला गया यहाँ तक, आपने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, यहाँ तक पहुंच गया अभी ये, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, बताओ बेटा, वर्क डन बाय द फोर्स। तो मैं ये कहूंगा कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप कहोगे अभी इस वाली लाइन पे था, अभी इधर पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप बोलोगे रेडियस के इक्वल। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, एफ इंटू आर होगा। क्या ये करेक्ट है या नहीं, बताओ बेटा। समझ आया बेटा, यस नहीं सर। आया, है ना। फोर्स इंटू सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है, आप बोलोगे एफ इंटू आर आएगा। सर दूसरा एक बार एग्जांपल, और बताओ ना। आप ये बताओ, यहाँ पे ब्लॉक था, आपका फोर्स जो है हॉरिजेंटल में ही लग रहा है, ऑलवेज इसकी डायरेक्शन किस तरफ, हॉरिजेंटल है, ठीक है। ये ब्लॉक आप फोर्स लगाते गए और ये स्लाइड होते होते ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हुआ, अपन लोग कहेंगे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, जरा देखो इनिशियल से हॉरिजेंटली कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो इधर पहुंचने पे हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर ना। हाँ सर समझा। तो फोर्स का जो वर्क डन होगा वो कहोगे एफ इंटू आर आएगा। अच्छा ठीक है। देखो एक फिर से मैं इसी बाउल का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसा है कि ये आपका ब्लॉक है, एक फोर्स लग रहा है इसमें एफ, ठीक है, और ये किस तरफ डायरेक्टेड है, तो फोर्स डायरेक्टेड है ऑलवेज टूवर्ड्स कॉर्नर, ठीक। ब्लॉक यहाँ पे है, फोर्स इधर लग रहा था, ब्लॉक इधर गया, फोर्स किधर है, वो इस तरफ है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है इसका,
और ऐसे करते करते ये ब्लॉक जो है कॉर्नर पहुंच गया, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स कॉर्नर है, यहाँ मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ, टूवर्ड्स पॉइंट पी है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। अपन को बताना है कि इसमें वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा। सर F√2R। करेक्ट है। वर्क डन बाय फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा F√2R। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। भाई जिस तरफ फोर्स है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो अपन लोग कहेंगे अगर ये P की तरफ डायरेक्टेड था तो ब्लॉक चाहे कैसे घूम के आए, लेकिन एक्चुअली में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये कितना डिस्प्लेस हुआ है आप कहोगे R√2। तो वर्क डन आएगा F/√2। करेक्ट। यस सर। अच्छा ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन मैं कुछ ऐसा ही ले रहा हूँ, है ना। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये है ना, ये वायर जो है पैराबोलिक है, ठीक। इसमें एक कोई इधर रिंग है, ये कोई आपकी रिंग है, ये लेंथ है सपोज 3 मीटर का, और इधर है ये लेंथ कोई 4 मीटर का, ऐसे गिवन आपको। एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन का, ऑलवेज ये पॉइंट जो अपेक्स है इसका पैराबोला का, उसी तरफ ये फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड है, ठीक है। ये ऑलवेज डायरेक्टेड है टूवर्ड्स अपेक्स, ठीक। तो आपको बताना ये है कि जब ये रिंग आपका पहुंच जाएगा यहाँ पे पी पे, कितना वर्क डन बाय फोर्स होगा। 50 जूल। करेक्ट है बेटा, 50 जूल आएगा, ठीक है। फोर्स इनटू जो भी उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो अपन लोग बोलेंगे वो तो ये 5 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। कितना जाएगा 10 × 5। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? सभी लोग बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर क्लियर हो तो बताइएगा आप। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है O, ठीक है, और एक कोई अपने पास पार्टिकल है जो कुछ ऐसे घूमते हुए आ रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। बट एक फोर्स है जो कि ऑलवेज टूवर्ड्स O एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऑलवेज टूवर्ड्स O एक्ट कर रहा है। मैग्नीट्यूड है इसका 50 न्यूटन का, ठीक है। और जो इनिशियल रेडियस है ना, इनिशियल रेडियस, इसको मैं कह रहा हूँ ये है मान लीजिए 10 मीटर का, और ये कभी मान लीजिए इधर पहुंचा तो फाइनल रेडियस हो गया R फाइनल, ये 5 मीटर का, ठीक है ना। ये पॉइंट P है और इधर पॉइंट Q है। अपन को बताना ये है कि वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा इस केस में, ठीक ना। सर 250 न्यूटन होगा 250 क्या? जूल्स। सॉरी जूल्स। 250 हाँ, जूल्स होगा। पार्टिकल मूव फ्रॉम P to Q। तो अपन लोग कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उधर का डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, तो आप कहोगे इनिशियल रेडियस तो 10 था, फाइनल 5 दिख रहा है अगर आपको, तो डिस्प्लेस हुआ है 5, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स होगा 50 × R इनिशियल माइनस R फाइनल, 50 × 5, ये हो गया 250 जूल। करेक्ट। यस सर। अच्छा,
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्वेश्चन में, है ना। ये है 3 मीटर का, ये है 4 मीटर का, एक रिंग है इसमें, ठीक है। इस रिंग पे फोर्स लग रहा है, वो ऑलवेज कुछ PQ लाइन के पैरेलल एक्ट कर रहा है। फोर्स जो है ऑलवेज पैरेलल टू PQ लाइन, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू है मान लीजिए 50 न्यूटन का, कांस्टेंट है ये इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है जब पार्टिकल या फिर रिंग P to Q जाएगी तो वर्क डन बाय फोर्स क्या आएगा। बताओ भाई। सो ये भी 250 जूल आना चाहिए ना, क्योंकि पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्रीज है। अब आप क्लियर होके बताओ। मुझे लगता है 250 जूल होना चाहिए। तो कंफर्म है 150 बेटा? जूल्स होगा। 150। अच्छा 150 क्यों? तो क्योंकि फाइनल पोजीशन पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। नहीं, हॉरिजॉन्टल कहाँ है बेटा? बोला ना पैरेलल टू ऑलवेज देखिए, ऑलवेज पैरेलल टू PQ है, ऐसा लिख भी मैं देता हूँ, फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू PQ, ठीक है। वर्क अच्छा डन बाय फिर 250 250 होगा बेटा। इसमें जरा देखो, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कहूंगा यही देखना आपको। बात करेक्ट है ना? अरे भाई यही तो देखना आपको, जिस तरफ फोर्स है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, अपन लोग बोलेंगे ये, और ये वैल्यू है कितनी 5 मीटर, तो वर्क डन बाय फोर्स 50 into 5, दैट मीन्स 250 जूल। क्या करेक्ट है? हाँ। देखो ये सारे बेसिक हैं, अगर ये आपको देखना समझ आ गया तो फिर तो आप किसी क्वेश्चन में से नहीं फंसोगे जिसमें वर्क डन देखना है, ठीक है। सो मेरा आवाज 1 मिनट के लिए कटा था, आप फिर से बोल सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो आपका फोर्स की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है, तो मैं कहूंगा फोर्स इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट अपन को यही दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है कितना 5 मीटर का, तो वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस 50 into 5, 250 जूल। करेक्ट है? हाँ सर, हाँ सर, मैंने यही बोला था। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन बाउल का फिर से मैं ले रहा हूँ। मान लो अपन के पास ब्लॉक है और फोर्स जो है वो ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका रेडियस है R, है ना। फोर्स कांस्टेंट है, ठीक। आपको बताना है वर्क डन बाय फोर्स व्हेन अ पार्टिकल रीचेस फ्रॉम P to Q कितना आएगा। सो पाई आर बाई 2 into F। Force is constant in magnitude, but it is always parallel to the surface, या आप बोल सकते हो along the surface, ठीक है। तो यहाँ का वर्क डन बाय फोर्स कितना बनेगा, आप कहोगे फोर्स इनटू, अब जो भी ये लेंथ होगी, है ना, इसे अपन लोग वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो, और ये कितना आएगा पाई R डिवाइडेड बाई 2 आएगा। क्या ये करेक्ट है बेटा? यस सर। सर आप ये एक बार और बताओ ना। अरे आप ये देखो ना कि जैसे मान लो इस पे DS डिस्टेंस अगर ये चले, है ना,
हाँ अगर यहाँ पे ds डिस्टेंस चले तो आप वर्क क्या लिखोगे? डिफरेंशियल वर्क डन F इंटू ds लिखोगे ना सिंपली। हाँ फिर थोड़ा और ds चलेगा तो F ds फिर लिखोगे, क्योंकि दरअसल ds और F के बीच में कितना एंगल दिख रहा होगा आपको? आप कहोगे ये 0 डिग्री दिखेगा, करेक्ट ना? हाँ तो जब 0 डिग्री दिखेगा तो आप कहोगे F इंटू ds से सिंपली करना है मेरे को और इसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करोगे इसका क्या हाँ मीनिंग हाँ है ना? ये सर टोटल लेंथ है ना, F बाहर आ हाँ जाएगा, S का इंटीग्रेशन दिखेगा तो आप कहोगे F इंटू पाई आर डिवाइडेड बाई 2। क्या ये एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ हाँ सर समझा। ठीक है, अच्छा। अब ये एक लास्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके का मैं पूछ रहा हूँ और आप आंसर दीजिएगा। बाउल है, इसमें एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी आपने और आप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एज वेल इन एज इन डायरेक्शन, है ना? तो जब ब्लॉक यहां से इधर पहुंच जाएगा तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? सर स्ट्रिंग किसके लिए है, मतलब क्या करना है स्ट्रिंग? अरे स्ट्रिंग से आप फोर्स लगा के स्ट्रिंग से इस ब्लॉक को ऊपर चढ़ाना, मान लो आपको यहाँ ले जाना, ओ तो अच्छा, वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? सर वही ना, F√2R। श्योर? या बताओ भाई, आप सारे लोगों के आंसर क्या यही है? सर हाँ मुझे भी F√2R ही लग रहा है। वर्तिका, तुम्हारा क्या आंसर होएगा? क्या समझ आ रहा है तुमको? सर F R आ रहा है मेरा। F इंटू आर आ रहा है। यस सर FR। F(R√2) आंसर होगा इसका। सब फोर्स तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है ना। करेक्ट है, बट थ्रू स्ट्रिंग लग रहा है ना, स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा है ना वो तो। ओ अच्छा, हाँ ठीक है। करेक्ट है। हाँ हाँ दरअसल वो केस यस। वैसा ही हुआ जैसा कि केस ये था आपका, हाँ ये वाला, सर समझा। हाँ ठीक है। हाँ तो आपका आंसर जो होगा इस केस में होगा वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू F इंटू R√2, ठीक है। सर। ओके, चलिए सारे आप लोगों ने नोट कर लिए ना, सारे जितने भी एग्जांपल मैंने दिए हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब अपन को इसमें पढ़ना है मतलब अभी तो कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क डन अपन लोग पढ़ेंगे। जितने रियल फोर्स अपन को जिन पे क्वेश्चन बनने हैं उनके वर्क डन जरा देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप, वर्क डन बाय वेरियस रियल फोर्स। ठीक है, और जैसे सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी कैसा फोर्स अपन लोग मानते हैं? mg एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अपन का एक कोई टावर है और टावर से पार्टिकल को थ्रो कर रहा है, कुछ ऐसा थ्रो कर रहे हैं अपन लोग, कुछ ऐसा थ्रो कर रहे हैं, कुछ ऐसा थ्रो कर रहे हैं, कुछ मान लो वर्टिकल भी थ्रो कर दिया। और इन एवरी केस
ये पार्टिकल ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है। सपोज अगर ये हाइट h का है तो अपन लोग ये कहेंगे कि फोर्स देखो और फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखो, ठीक है। तो इन ऑल केसेस डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब कहोगे इन ऑल केसेस डिस्प्लेसमेंट तो h है, ठीक है। और ग्रेविटी फोर्स होगा किस तरफ, तो आप कहोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये होगा mg मान लीजिए, ठीक है ना। इन ऑल केसेस डाउनवर्ड ही होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन ऑल केसेस ये s जो होगा h होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, ये सिर्फ आएगा mgh, पाथ चाहे कोई भी हो। मतलब वर्क डन जो होता है ये पाथ डिपेंडेंट वैसे होता भी नहीं है अगर यूनी डायरेक्शनल हो तो, बात ठीक है। मतलब जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो, एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो, ठीक ना, उसमें वर्क डन बाय द फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, करेक्ट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ऑल केसेस यहाँ पे दिखेगा आपको mgh, ठीक। मतलब मैं ऐसे भी कहूं कि अगर मेरा मास यहाँ पे था और आप नीचे ले आए h हाइट तक, मतलब नीचे ले आए h डिस्टेंस तक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखोगे आप, mgh लिखोगे अगर आप नीचे लेके आए तो, ठीक। अगर इसमें मान लो मास को आप ऊपर लेके गए, ठीक है, मतलब इनिशियली नीचे था ये और फाइनली आपका गया मास ऊपर, h हाइट ऊपर, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में कितना होगा, तो अपन लोग कहेंगे कि इसमें हाँ mg जो फोर्स होगा डाउनवर्ड, हाइट डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो आ जाएगा माइनस mgh, करेक्ट। सर क्या आप फिर से बोल सकते हैं, आपने अभी जो बोला। मैंने ये बोला कि दरअसल इसमें ग्रेविटी फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ अपवर्ड है। तो एंगल क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस mgh होगा, ठीक है। तो ये केस क्या था। ब्लॉक इनिशियली ग्राउंड पे है और इसको आप h हाइट ले गए ऊपर। अच्छा ओके, और सेकंड वाले में ब्लॉक को ऊपर से नीचे फेंका हाँ गया है ना। हाँ, ये बल्कि सॉरी, आप सो मेंशन मेरा कर, नेटवर्क बहुत खराब है तो मतलब ब्लैंक होते जा रहा है कोई बीच नहीं, बीच ठीक में। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक बात है। मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो कोई एक इंक्लाइंड प्लेन हो, ठीक है, और मास आपका इनिशियली ग्राउंड पे हो, ठीक है, और फाइनली आप ऊपर ले गए हो, ठीक है, इस तरफ, हाइट h हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इस केस का, आप कहोगे फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस माइनस mgh, करेक्ट। हाँ सर। पाथ अपना अगर कोई ऐसा भी हो जाए, ठीक है, आपको कुछ इस पाथ पे लेके चलना पड़े पार्टिकल को, हाइट अगर h हो, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस mgh। यहाँ पे भी होगा आपका माइनस mgh। हाँ सर, नोट हो गया। हो गया सर। ठीक है। अगर मतलब मान लो इनिशियली मैं इसको बोल दूं और फाइनली ये वाला, तो आप कहोगे फिर प्लस mgh आ जाएगा, यही ना। यस सर। ठीक है, तो एक अपन का फोर्स हो गया
जिसका वर्क डन देखना होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देन सेकेंड केस इसका लेते हैं, वर्क डन, मतलब दूसरा एग्जांपल, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अपन को इस भी रियल फोर्स को पढ़ना है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा, तो जरा देखते हैं, अब केस डिपेंडेंट देखना पड़ेगा अपन को। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है और आपने ग्राउंड पे रखा है, इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कराया, ये ब्लॉक ऐसे करके इधर पहुंच गया, डिस्प्लेस हुआ एस से, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इसमें कितना होगा, अपन लोग बोलेंगे mg डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा इस केस का, 0। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, नोट करिए। हो गया सर। हाँ सर, नोट हो गया। मान लीजिए किसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को ऊपर लेके चलना है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा के, ठीक। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इस भी केस का अपन को बताना है कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस का लेंथ जो हो एस हो, तो मतलब ये जो आपको लेंथ दिख रहा है कर्व सरफेस का, वो अगर एस हो तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा इस केस में। सर 0 ही होगा ना? करेक्ट है, 0 ही होगा, क्योंकि ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। पार्टिकल चाहे कहीं पे भी होगा, डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री आपको दिखेगा। आप सर कहोगे यहाँ वर्क डन बाय पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। हाँ बोलो। सर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल हाइट क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं तो वर्टिकल हाइट क्यों लेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है ऑलवेज वो 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो आपको एट एवरी मोमेंट दिख रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, ठीक है। तो जब एट एवरी मोमेंट आपको दिख रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, तो टोटल समेशन ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 क्या दिखेगा आपको, 0 ही ना। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, हाँ सर। हो गया सर। अच्छा ठीक है। मान लो एक लिफ्ट अपन के पास, ठीक ना, और इसमें एक आपने मास रख दिया, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ए के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, मास है m, आपको बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन व्हेन लिफ्ट ascending a height h। अगर किसी हाइट h ascend हो गई हो लिफ्ट, तो आपको बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा। So work done mg plus ah. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन आएगा आपका, आप कहोगे नॉर्मल रिएक्शन अपन लोग जरा कैलकुलेट करते हैं कितना बनेगा वो, तो ये तो mg प्लस ma आएगा ना, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो बताओ। Yes sir. हाँ ठीक है, और क्योंकि लिफ्ट अगर h हाइट डिस्प्लेस होगी तो जो ब्लॉक होगा वो भी h हाइट डिस्प्लेस होगा, अपन लोग बोलेंगे n इंटू एच लिखना चाहिए, mg प्लस ma इंटू एच, ये वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, Yes sir. करेक्ट है, नोट करिए इसको भी। हो गया सर। ठीक, तो देखो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम केसेस में आपको 0 तो दिखेगा, लेकिन ऐसा कोई केस जिसमें कभी लिफ्ट में मास रखा हो, ऐसा कोई केस अगर आपको दिखेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन आएगा समथिंग, अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे इधर अपन लोगों ने किया। ठीक है, Yes sir. ठीक। अच्छा, एक छोटा सा और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें क्या है,
लिफ्ट है फिर से, है ना, इस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड, मास आपने रखा, लेकिन लिफ्ट डिस्प्लेस हो रही है, असेंड हो रही है h हाइट तक, है ना, ऐसा पॉसिबल है? अगर ऊपर जा रही है और रुक रही है तो पॉसिबल है ना, हाँ, सो वो करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट एक्सीलरेशन होगा। करेक्ट है। इसमें जरा बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? सो यहाँ पर तो माइनस mg mg minus माइनस ma h। into h। आंसर देखो ये है mg माइनस ma इंटू एच, हाँ, यही है करेक्ट। यस सर। माइनस यहाँ पर बाहर तो नहीं माइनस भी आएगा आगे। नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड कितने का, mg माइनस ma का, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस तरफ है, ऊपर। अपवर्ड का, ऊपर। तो हाँ। n इंटू एच सिंपली आपको लिखना है, और n इंटू एच, n की वैल्यू है mg माइनस ma और डिस्प्लेसमेंट h है, ठीक है, तो आ जाएगा mg माइनस ma इंटू एच, करेक्ट। सो अगर So- डिसेंडिंग देते तो हम माइनस तो h करते। डिसेंडिंग देते तो अपन लोग लिखते माइनस टाइम्स माइनस NH होता, और n की वैल्यू आप फिर पुट करते mg माइनस ma, तो आपका आंसर होता माइनस टाइम्स mg माइनस ma इंटू एच, ओके ठीक है। हाँ। तो मुझे लिफ्ट वाले में सडनली याद नहीं आ रहा है, पर जब ऊपर जा रहा है तब हम mg प्लस ma लिखेंगे, और जब नीचे जा ऊपर रहा जा है, नहीं रहा है, एक्सेलरेशन सॉरी किस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, हाँ हाँ करेक्ट है, इसमें mg प्लस ma होगा और इसमें mg माइनस ma होता है। हाँ ओके। सो कैसे कुछ होता है और भी है क्या लिफ्ट में? मतलब? मुझे सडनली याद नहीं आ रहा था। नहीं, अब क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन तो बहुत सारे अपन को मिलेंगे, लिफ्ट बेस्ड मिलेंगे, कुछ इस पे वेज रख दो लिफ्ट में, फिर उस पे मास रखो, डिस्प्लेस कराओ, बहुत सारे हैं, तो लेकिन अब अभी तो कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चन अपन लोग करते रहेंगे, ठीक है। हाँ सर, ओके ओके। तो ठीक बात है, अपन लोगों ने इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन पढ़ लिया कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कैसे देखेंगे, ठीक है। सो वो एक जो हमने मतलब वो डिसेंडिंग वाला अगर केस होगा तो उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा ना? हाँ, ऐसा कहोगे कि जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ ठीक है सर, ठीक है। समझा। हम्म, हाँ हम्म, ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हो गए, ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब अपन लोग पढ़ते हैं एक तीसरा रियल फोर्स जो अपन को पढ़ना है, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आपके, वो होगा फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन दरअसल वर्क डन करेगा, मान लो, अब इसको देखो, हर केस को अलग अलग देखना पड़ेगा आपको, मतलब किस केस में फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है और किस में नहीं कर रहा है, ठीक ना। जैसे मान लो अपन लोगों ने एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया और अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है सपोज, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, आप कहोगे नहीं होगा, बात करेक्ट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो अपन लोग कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना, 0, ठीक बात। यस सर। मान लीजिए कि आपने अगर, मतलब यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा कि फोर्स जो होगा वो लेस देन एफएस मैक्स था, इसलिए ऐसा हुआ। अभी मान लो फोर्स जो हो वो ग्रेटर देन हो जाए एफएस मैक्स से, है ना। अच्छा, तब तो एफ आर मतलब वो आ जाएगा ना, काइनेटिक आ जाएगा, एफ के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा उससे पहले एक और मैं केस लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। दो ब्लॉक सिस्टम,
इसमें भी अपन को कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मान लो कि दो ब्लॉक है, इधर स्मूथ कर देता हूं मैं जानबूझ के, फोर्स मैं इसमें लगा रहा हूं, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे दोनों के बीच में, रिलेटिव मोशन नहीं चल रहा है। ठीक, अपन को बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन m1 ये कितना होगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन m2 क्या होगा इफ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x। तो आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो दो ब्लॉक है अपन के पास, ठीक है, m1 एंड m2, ठीक, अभी अपन लोग फोर्स लगा रहे हैं और इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही आया, ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों ब्लॉक x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन m1 क्या होगा एंड वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन m2 क्या होगा। ठीक, सो क्या तो दोनों का 0 होगा? नहीं, दोनों का 0 नहीं होगा, ऐसे आप माइनस FSX और सेकंड का प्लस FSX। करेक्ट है। दरअसल क्या होगा, जो m1 देखेंगे, m1 पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की डायरेक्शन में है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में होगा, तो माइनस fs इंटू एक्स आएगा। और अगर आप m2 की बात करोगे तो m2 पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस तरफ होगा, आगे की डायरेक्शन में होगा, और आपने डिस्प्लेस x से किया तो प्लस टाइम्स fs इंटू एक्स आएगा। करेक्ट है। तो सर यहाँ पर हम सिर्फ यस सर। एफएस का वर्क निकाल रहे हैं, तो वो जो फोर्स सिर्फ लगा बस रहे हैं उसको नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, देखो अभी तो अपन लोग हर एक फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं, फिर जब किसी क्वेश्चन में अपन लोग चलेंगे तो टोटल वर्क डन देखेंगे कि क्या क्या फोर्स है, सभी का वर्क डन देख रहे हैं। अभी अपन लोग इंडिविजुअल फोर्सेस को देख रहे हैं, ठीक है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब आप समझो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, है ना। आप पहले अच्छे से समझ लो, फिर कंफर्टेबल रहोगे वैसे क्वेश्चन के लिए। हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें देखो मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, ऑन अ सिस्टम इज 0। क्या ये करेक्ट है? यस सर। जैसे अगर m1 और m2 इसको मैं कंबाइंड मान लूं, एक साथ मान लूं, तो m1 पे तो ये निगेटिव वर्क डन कर रहा है, जबकि m2 पे ये कैसा वर्क डन कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। तो अगर कंबाइंड में देखूंगा टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन m1 एंड m2, तो आप बोलोगे इसका आंसर 0 होगा। करेक्ट है? यस सर। ठीक बात है। क्या इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। फिर जरा देखिए, अपन लोग जरा काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ब्लॉक पे F फोर्स लगाया और इस पे अभी अब ये मोशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मोशन स्टार्ट हो गया, ब्लॉक X से डिस्प्लेस हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन आया होगा, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? आप कहोगे माइनस एफ के टाइम्स एक्स आएगा, क्योंकि ये किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, बट जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ है, तो वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक है, फोर्स पीछे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में। करेक्ट है? हो गया। अच्छा, मान लीजिए दो ब्लॉक फिर से मैं ले ले हूं, यहाँ पे एफ के आने वाला है, ठीक है, इसको चलो स्मूथ में मान लेता हूं। आपने फोर्स लगाया, अभी डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का, ठीक है ना। तो मान लो कुछ एक डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं कहूँ m1 का डिस्प्लेसमेंट अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट है तो आप कहोगे वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा और ये कम डिस्प्लेस होगा। ये बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? m1 जो होगा वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा, m2 का डिस्प्लेसमेंट कम होगा।
ये बात समझ आ रही है? यस स्लाइडिंग होगी ना, जब स्लाइडिंग होगी तो ये तो ज्यादा एक्सेलरेशन से और ये कम एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, ठीक ना? तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि जो M1 है इस पे फ्रिक्शन जो होगा F के पीछे की तरफ होगा और ये डिस्प्लेस होगा किसी X1 से, तो वर्क डन बाई एफ के ऑन M1 ये आएगा आपका माइनस टाइम्स एफ के टाइम्स X1, करेक्ट? यस सर। अगर आप M2 की बात करो तो M2 का डिस्प्लेसमेंट X2 होगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी किस तरफ होगा, आगे की तरफ होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M2 की बात करोगे पॉजिटिव एफ के टाइम्स X2 होगा, ठीक है? अगर टोटल वर्क डन की अगर अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे माइनस एफ के X1 प्लस एफ के टाइम्स X2 होगा और ये होल क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो किसी भी सिस्टम के लिए जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव आता है, करेक्ट? सो मुझे सबसे पहली वाली चीज नहीं समझ आई कि डिस्प्लेसमेंट कौन ज्यादा सी? क्यों है। अरे ये बताओ, स्लाइडिंग हो रही है दोनों के बीच में ना, हाँ यहाँ पे दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, तो अगर ये 2 मीटर चलेगा तो क्या ये भी 2 मीटर चल पाएगा अगर स्लाइडिंग होगी तो? पर सर नीचे वाला ब्लॉक तो स्मूथ पर है और ऊपर में फ्रिक्शन है। हाँ, तो सिंपल सी आप बात बताओ कि अगर ये 2 मीटर डिस्प्लेस हो और ये भी 2 मीटर डिस्प्लेस हो तो क्या आप स्लाइडिंग बोलोगे उसको कि स्लाइड कर रहा है? नहीं। क्या स्लाइड कर रहा है आप बोल रहे हो, M1 M2 पे? हाँ, M1 M2 पे। ओके हाँ। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा तो क्या स्लाइडिंग है? नहीं ना। नहीं तो इसका मतलब ये है कि अगर M1 थोड़ा ज्यादा स्लाइड मतलब डिस्प्लेस हो रहा हो, M2 कम डिस्प्लेस हो रहा हो, तभी तो आप स्लाइडिंग बोलोगे ना कि भाई ये तेज चल रहा होगा और ये स्लो चल रहा होगा, यही। हाँ। तो अगर ये ज्यादा तेजी से चलेगा तो ज्यादा डिस्प्लेस होगा और ये कम स्पीड से चलेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना। हाँ तो अगर मान लो आपका X1 जो है ये ग्रेटर है X2 से, तो ये मोर निगेटिव है ना, मतलब। हाँ हाँ तो आपने बोला था क्वेश्चन में कि ये स्लाइड हो रहा है। अभी तो एफ के आएगा, ओह एफ हाँ के हाँ पिक्चर में ओके आता ओके। तभी है ना जब स्लाइडिंग होती है। हाँ सर। अदरवाइज तो फर्स्ट केस हो जाता अपना, जिसमें वर्क डन टोटल जो होता है वो 0 होता है, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर गॉट इट। क्लियर है? तो ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन भी आपको समझ आ गया जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है। थोड़ा वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए कुछ और चीजें अपन लोग पढ़ लें। जैसे मान लो एक ब्लॉक हो, है? इस पे फोर्स एफ लगाओ, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू हो, ठीक है, मास तो चलो m है। अगर ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली x से डिस्प्लेस हो रहा हो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? बताओ भाई। माइनस म्यू म्यू mgx होगा, करेक्ट है? अगर मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लिनेशन थीटा इसका, मैं इस पे F फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन म्यू हो, ठीक। अभी ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ चला जा रहा है। आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है? देखो मेरे को क्या लिखना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ आएगा आपको। जैसे मान लो कि फोर्स तो आपने लगाया, डिस्प्लेस करके इधर ले गए, लेकिन फ्रिक्शन किधर होगा, पीछे की डायरेक्शन में होगा। कितने का होगा फ्रिक्शन? तो आप कहोगे फ्रिक्शन जो होगा ये आएगा म्यू mg cos थीटा, करेक्ट है ना? वर्क डन जो होगा माइनस म्यू
mg cos थीटा इंटू एल होगा, यही ना? हाँ सर। मैं लिखने का टेक्निक थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, माइनस म्यू एम जी इंटू एल कॉस थीटा। जरा इस ज्योमेट्री में देखो, एल कॉस थीटा क्या एक्स है क्या? हाँ सर। तो देखो आंसर मेरा फिर से आ गया माइनस म्यू एम जी एक्स। समझ आया? यस सर। यस। सर मुझे एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था बुकलेट में, उसका वर्ड था 1 इन एक्स, तो फिर आपने ट्रायंगल बनाया था x और 1, आप वो एक बार बता सकते हो? हाँ, 1 इन एक्स का मतलब 1 और x ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर बेस नहीं दिया होता है जब वो 1 इन एक्स बोलते हैं? हाँ, बेस नहीं होता है। ठीक है। ओके। फिर जरा देखो, मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करना है इसको। ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना? जेई में आया था, लेकिन आपको भी पूछा जा सकता है, ये पॉसिबल है। मास है 2 kg, जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है म्यू की वैल्यू ये 0.3 गिवन है। इधर से ब्लॉक को ऐसे करके ऊपर लेके जाएगा। वैल्यू बोली गई कि ये 2 मीटर है और ये बोला गया 3 मीटर है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो 30 जूल। 36 जूल। हाँ करेक्ट है। अपन लोग इसको देखेंगे भी नहीं कि ये कैसे बनाया हाँ, हुआ। अपन सीधा direct। सीधा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब म्यू एम जी लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके निगेटिव लगा देंगे। तो म्यू की वैल्यू कितनी है अपन की 0.3, मास कितना 2 g10 म्यू एम जी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल का 2 + 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। -6 इंटू कितना बन रहा है 5, -30 जूल। करेक्ट। यस सर। देखिए क्या है इसमें, एक कोई ऐसी सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस। इस पे स्ट्रिंग की हेल्प से एक मैन ब्लॉक को ऊपर चढ़ाने वाला है। ठीक है, ये बात समझ आई? हाँ सर। इसको इस पे हाँ। खींच के ऊपर लेके जाएगा इधर को। आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। सो म्यू एम जी इंटू पाई आर बाई 2। नहीं, इसी का यूज करना है बेटा। ओ, तो फिर आर होगा। ओनली आर। म्यू माइनस म्यू एम जी इंटू आर। लिख लेना इसमें, मैन pulls the block by a string very slowly। मतलब स्लोली ये ऊपर इसको चढ़ा रहा होगा। ठीक है, पुल करके। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय इस फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा इसमें ऑन ब्लॉक। तो देखो ऐसे किसी भी केस में आपको फंसना नहीं है। आप सीधा क्या करिए, आप म्यू एम जी लिखिए और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखिए। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना दिख रहा है अपन को, आर दिख रहा है। आंसर आपका आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू आर। करेक्ट है। सो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिए हैं
मतलब क्योंकि यहाँ पर mg cos थीटा रहता है, बाकी फोर्सेस में वो cos कंपोनेंट नहीं रहता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखते हैं। करेक्ट है वो। दरअसल यहाँ पे देखो ना, इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन आपको बताया कि देखो हाँ कैसे हाँ ठीक है, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब एल कॉस थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन लोग मतलब वो देखेंगे वैल्यू एक्स आ जाती है, ठीक है ना। तो आप जरूर इंक्लाइंड पे लेके जा रहे होंगे, इंक्लिनेशन एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली टर्म यही बनना है, और ये टर्म कितने के इक्वल होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है। सो आपने यहाँ पे ये स्लोली लिखा है, वो मतलब ऐसे ही लिखा है या फिर मतलब अगर वो फास्ट लेके जाता तो कुछ और होता? तो थोड़ा बदल जाता है, ठीक है ना। ओके। नॉर्मल रिएक्शन तब सिर्फ म्यू मतलब mg cos थीटा तब नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से ऐसे कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा ना, तो वो आपको मिलेगा स्लोली वाला ही, ठीक है। अगर इसमें भी मैं आपको कैटेगराइज कर दूं, अगर आपने इतना पूछ लिया तो मैं कैटेगराइज ये कर दूं, अगर ऐसी कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना, तो चाहे वो स्लो लेके जाए चाहे फास्ट लेके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी कर्व सरफेस आ गया ऐसा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंडेटरी होता है फिर स्लोली का, ठीक है। सर, मतलब हमें सिर्फ स्लोली वाला ही देंगे ना, ऐसा फास्ट वाला हाँ नहीं हाँ बता? हाँ हाँ, नहीं, अरे तुमसे कहाँ पूछा जाएगा फास्ट वाले में, तो मतलब जेई वालों में नहीं पूछा जाता है वो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का एक्सप्रेशन तब बनने लगता है mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r, ये बनने लगता है हाँ ठीक है सर। है ना। हाँ अब ये वाला, अब इसमें कौन ही इंटीग्रेट करवाएगा म्यू से मल्टीप्लाई करके, बताओ। हाँ ठीक है, सर। ये वेलोसिटी हाँ ऑलवेज चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। अब इसका मान लो कुछ अगर अपन को निकलवाना भी है, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये काफी मतलब इतना आसान एक्सप्रेशन नहीं है। वो जरूर मैंने लिख दिया, आपको लग रहा होगा हो सकता आसान हो, ये एकदम आसान नहीं है, बहुत लेंदी है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इटसेल्फ होता है, उसमें स्क्वायर करना है, इधर cos थीटा आ रहा है, ठीक। ये मतलब बहुत लंबा है, वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है उसको, ठीक। हाँ सर, समझा। एक और क्वेश्चन इसका रहता है, उसमें कुछ ऐसे बोलता है कि अगर मान लीजिए ये ऐसा सरफेस है, कर्व सरफेस है, मतलब एकदम अनइवन सरफेस है, और वो कहेगा कि मास को अगर स्लोली आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना, ऐसे करके इधर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू है बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहेगा, आपको पूछ लेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दीजिए, आप बोलेंगे माइनस म्यू mg x ही आएगा, ठीक है। बना लीजिए इसको भी। हो गया सर। अच्छा, ठीक बात है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसमें मतलब सबके वर्क डन निकालेंगे, है ना। अभी जितना अपन ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, ग्रेविटी का वर्क डन पढ़ लिया, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन पढ़ लिया, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पढ़ लिया। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो अपन लोग अप्लाई करते थे, और साथ में फ्रिक्शन का। एक छोटा सा क्वेश्चन कि मान लीजिए, बल्कि हॉरिजॉन्टल पहले लेता हूँ, एक ब्लॉक है, इस पे आप 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और ब्लॉक का मास है 2 kg, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन है आपको 0.3 का। अगर ये ब्लॉक 10 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो आपको बताना है वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। ये 4 फोर्सेस, इनके वर्क डन बताने हैं। सो पहले वाला क्या है, वर्क डन बाय फोर्स F। अच्छा हाँ। सो पहले वाला तो 20 into 10 में 200 जूल होगा ना। करेक्ट है। The first 200 for friction 60, normal माइनस reaction 60 माइनस minus 60,
नॉर्मल जीरो। -60 नॉर्मल 0 ग्रेविटी ग्रेविटी 0। करेक्ट है। किसी को पूछना है क्या? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। 6 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया। तो जैसे वर्क डन बाय फोर्स आप कहोगे 20 × 10, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस टाइम्स 6 × 10, नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन 0 इस वजह से क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, और ग्रेविटी का वर्क डन 0 इस वजह से क्योंकि ग्रेविटी फोर्स मतलब mg एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल भी 90 डिग्री इसलिए 0। ठीक है। इसमें आपको बताना है कि अगर ये 10 मीटर हो, वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा। सर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे हो? नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अब की बार मैंने नहीं दिया है। निकाल लो आप, क्या करना है। ओह अच्छा हाँ। So work done by force 500, by friction 400, normal reaction 0 और gravity 0। नहीं, सर ग्रेविटी 40। तुम लोग माइनस और प्लस क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हाँ -40। हाँ -40। हाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन 400 माइनस का। हाँ। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो या डिफरेंट आंसर हो तो वो पूछ सकता है। नहीं, सर फ्रिक्शन वाला आप बता सकते हो? देखो क्या है, जैसे अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है तो 10 का cos 37 देख लो कितना आता है, ये 8 मीटर आता है, यही ना। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब आप देखोगे तो लिखोगे माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। माइनस म्यू की वैल्यू अपन के पास कितनी है 0.5, मास कितना 1 G10 और x की वैल्यू कितनी 8। तुम लोग क्या बताते 40 आएगा ना? आएगा यस सर, -40 आएगा, 400 नहीं आएगा। तो ये ठीक है, -40 आया। तो अभी तक आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? सर जब आपने स्टार्ट किया तब भी मेरा अभी आंसर आया, फिर आप बोल ही रहे थे। अच्छा, लेकिन बाकी लोग भी तो थे ना। चलिए ठीक है। तो ग्रेविटी वाला 60 आएगा। हाँ, ग्रेविटी वाला भी आप लोगों ने कुछ तो किया ही होगा, है ना। -mgh देखना था, h ये कितना आएगा, ये 6 मीटर आएगा ना। अरे अगर ये 8 है तो ये 6 होगा। ग्रेविटी फोर्स मतलब कितना वर्क डन, तो -mgh अपन लोग लिखेंगे इस केस में, -110 × 6 -60 जूल। मतलब आप लोगों के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मतलब रिस्की है ना।
मतलब आपको अगर दे दिया जाए कि अच्छा आप ही आंसर बताओ, होल सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्ट होने की, करेक्ट करने की, तो आप डुबो दोगे फिर। अच्छा चलिए, क्लियर ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। चलो एक और देता हूँ बस। मान लो कोई एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और ब्लॉक है 2 kg का, फोर्स लगा रहे हो 30 न्यूटन, म्यू की वैल्यू है आपके पास पॉइंट नहीं 1/√3। ठीक है, तो आप जरा बताओ, और ये जो इंक्लिनेशन है इसकी लेंथ है 20 मीटर, वर्क डन बाय फोर्स बताओ कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बताओ क्या आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बताओ क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ इस केस में कितना आएगा। सो वर्क डन बाय फोर्स के लिए 600 जूल। करेक्ट है। अच्छा आज टाइम कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ सर। सर पता वर्क डन नहीं। बाय फ्रिक्शन के लिए -200। हाँ सर, -200। -200 ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल 0। ठीक, ग्रेविटी -200। नहीं, अच्छा -200 हाँ। नहीं, अरे साइन का प्रॉपर मतलब 200 सिर्फ। हाँ, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आप जरूर देखिए। हाँ सर, मुझे भी यही है। तो वर्क डन बाय फोर्स अपन लोग कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 30 डिस्प्लेसमेंट 20, 600 जूल। फ्रिक्शन तो आप कहोगे म्यू mg इंटू एक्स माइनस का -1/√3। अच्छा x लेकिन निकालना पड़ेगा अपन को ना, ये आ जाएगा क्या 20 का cos 30, तो 10√3 आ जाएगा करेक्ट। म्यू हो गया mg, मास है 2g10 इंटू एक्स 10√3, कैंसिल कराओ, ये हो गया -200 जूल। नॉर्मल रिएक्शन 0, रीजन आप जानते हो। ग्रेविटी के लिए आपको mgh लिखना है प्लस का, mgh 2 इंटू 10 और h की वैल्यू अपन लोग बोलेंगे ये है, और ये है आपका 20 का साइन 30, वैल्यू 10 आ गया इंटू 10, तो 200 जूल करेक्ट। यस सर। तो चलिए ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड सर मुझे एक डाउट है, वर्क डन बाय ये नॉर्मल फोर्स हमेशा ही 0 होगा क्या? लो, जहां नहीं होगा वो तो मैंने तुमको अलग से बताया ही। अरे इधर नहीं होगा ना। इधर इधर देखो इधर, इसलिए मैंने सभी को है ना अलग अलग बताया है। देखो कौन सा हाँ केस हाँ में 0 होगा, कहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ समझा। ठीक है, चलिए तो ठीक बात है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।